ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र। क्लास 11 का केमिस्ट्री का टॉपिक है, 9वां टॉपिक मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र होता क्या है? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र किसी भी यौगिक का वह सूत्र, ये एक बात सूत्र लिखा है, मतलब ये एक प्रकार का सूत्र है। किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों का सरलतम अनुपात दर्शाता है। ठीक है, वह सूत्र जो किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों का, ठीक है, अणु में उपस्थित जितने भी तत्व रहेंगे उसका एक सरलतम अनुपात दर्शाएगा। सिंपल सी बात है, ये वह सूत्र है जिसमें अणुओं में उपस्थित, अब अणु क्या होता है? एक से ज्यादा परमाणु होती है। ठीक है, उसमें अणुओं में उपस्थित जो परमाणु हैं उसका सरलतम अनुपात दर्शाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, क्या? C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ओरिजिनल मतलब रियल फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पास अगर मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो ये एक अणु है, उसमें 3 प्रकार के परमाणु हैं। पहला परमाणु क्या है? कार्बन है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 प्रकार के परमाणु कौन कौन से हैं? पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। अब इसके अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात दर्शाते हैं कौन? मूलानुपाती सूत्र। तो इसके अणुओं कितने परमाणु हैं? कार्बन के 6, 12 और इसका 6। अगर इसको सरलतम करें, सभी को 6 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 1:2:1। तो ये क्या चीज दर्शाएगा? मूलानुपाती सूत्र इसको दर्शाएगा। ये वास्तविक नहीं है। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्या रहता है? 6 कार्बन रहते हैं, और मूलानुपाती सूत्र को बात करें तो मूलानुपाती सूत्र में हम लोग सरल अनुपात पढ़ते हैं, अर्थात C1H2O1, और 1 को लिखते नहीं है। तो ये ग्लूकोज का एक सरल अनुपात होगा जिसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात दर्शाता है उसी को बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर अणुसूत्र की बात करते हैं तो अणुसूत्र में ये वास्तविक संख्या को दिखाता है। क्लियर है? चलो पॉइंट टू पॉइंट दोनों को लिख लेते हैं, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? चलो ओके, तो मूलानुपाती सूत्र क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक का वह सूत्र, ये एक प्रकार का सूत्र होता है, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की सरलतम अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल देखे हैं जिसमें एक अणु लिए थे C6H12O6। ठीक है, यहां पर देखो C6H12O6 का सरलतम अनुपात क्या देखे थे? CH2O। क्लियर है? यही जो होता है, जो सरलतम अनुपात होता है, ये सूत्र को हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित उनके परमाणुओं का सरलतम अनुपात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र। अब इसके लिए एक नोट है। क्या नोट है? इस सूत्र से यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या का ज्ञान नहीं होता। अब देखो तो एक्चुअल में जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6, और मूलानुपाती सूत्र किसके बारे में बताता है? CH2O, उसके सरलतम अनुपात के बारे में। अगर कहीं पास लिखा है CH2O, ये मूलानुपाती सूत्र लिख दिया है, तो यहाँ पास पता कैसे चलेगा कि इसका एक्चुअल जो ग्लूकोज का एक्चुअल अनुपात है, परमाणुओं का अनुपात, वो क्या होगा? ये तो सरलतम अनुपात है। इसमें 2 का गुना करे, 4 का करे, 5 का करे, 6 का गुना करे। ठीक है, तो ये एकदम वास्तविक नहीं है। वास्तविक ये वाली संख्या होती है। तो ये जो सरलतम अनुपात है वो हमें वास्तविक संख्या का ज्ञान नहीं देता। सरलतम अनुपात कार्बन का कितना बोलता है? 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1:2:1, ये बताता है सरलतम अनुपात। लेकिन वास्तविक क्या है? 6:12:6, जो मूलानुपाती सूत्र नहीं बताता। ठीक है, तो ये जो आता है मूलानुपाती सूत्र एक इमेजिनरी है, ऐसा टाइप का कोई अणु होता नहीं है।
इसमें किसी चीज का गुना करेंगे फिक्स वैल्यू का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसा टाइप का एक पर्टिकुलर एक ही फिक्स वैल्यू का गुना करेंगे, तब इसमें आएगा इसका एग्जैक्ट। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे बेंजीन है C6H6 और ये एसिटिलीन है। अब इन दोनों का सरलतम अनुपात निकालूं। यहाँ पास कार्बन का कितने हैं 6, हाइड्रोजन का कितने हैं 6, सरल करूंगा 6 से भाग दे दो 1:1। यहाँ पर देखो एसिटिलीन में कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं वो भी 2, 2 से भाग दे दो क्या आ जाएगा 1:1। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 है। यहाँ पास बताओ ये कार्बन और हाइड्रोजन, अगर यहाँ पास लिखा है कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे C और H, तो अगर आपको चलो ठीक है मान लेते हैं कि एसिटिलीन का भी फॉर्मूला पता है और बेंजीन का भी पता है, लेकिन ये दिए इससे आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसिटिलीन का हो सकता है या बेंजीन का हो सकता है करके। ठीक है, तो ये एक सरल अनुपात बस दर्शाता है जिसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब अणुसूत्र देख लेते हैं, जो अणुसूत्र क्या वास्तविक संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, चलो ओके, तो अगला है क्या आणविक सूत्र, जिसको क्या बोलते हैं अणुसूत्र। इसे आणविक सूत्र और अणुसूत्र दोनों बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर मास। अब क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, किसी भी यौगिक का वह सूत्र, किसी भी यौगिक का वह सूत्र जिसमें अणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं का वास्तविक अनुपात होता है। ठीक है, कल एक एग्जांपल देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ग्लूकोज का C6H12O6। इसका जब हम मूलानुपाती सूत्र की बात करते हैं, मूलानुपाती की, तो इसके सरल अनुपात होती है 6 से भाग दे देंगे क्या आ जाएगा CH2O। ये होती है मूलानुपाती सूत्र, जो उसके किसी अणु के परमाणुओं का सरलतम अनुपात दर्शाता है। लेकिन अणुसूत्र क्या होता है, उसके वास्तविक संख्या को दर्शाता है, वास्तविक अनुपात को दर्शाता है। जैसे कार्बन 6 होना चाहिए ग्लूकोज में, तो कार्बन 6 ही दिखाएगा, हाइड्रोजन 12 होता है तो 12 ही दिखाएगा, ऑक्सीजन 6 होता है तो 6 ही दिखाएगा। ठीक है, ये वास्तविक संख्या बताती है अणुसूत्र, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, आणविक सूत्र या अणुसूत्र कहलाता है। क्लियर है, चलो एक पॉइंट लिखते हैं उसके बाद देखेंगे वापस से। ओके, तो आणविक सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। किसी भी तत्व के अंदर परमाणुओं की वास्तविक संख्या, हम लोग देखे थे क्या ग्लूकोज का, ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6। ये होगा क्या अणुसूत्र या आणविक सूत्र, किसका ग्लूकोज का। ठीक है, जो एक वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। कार्बन का 6 होना चाहिए, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 वास्तविक संख्या होती है। एक्चुअल में ग्लूकोज की रियल फॉर्मूला होती है, वही व्यक्त करता है आणविक सूत्र। ठीक है, तो यही चीज लिखा है, किसी यौगिक का वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करती है, वास्तविक संख्या को व्यक्त किया। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र होता है वो सरल अनुपात को करता है। ठीक है, अब यहाँ पास एक और पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, अणुसूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणक होता है। हम लोग इसका भी थोड़ी देर पहले मूलानुपाती सूत्र देखे थे, क्या पता चला था, मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज का CH2O। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज का क्या पढ़े थे CH2O। अब यहाँ पास क्या लिखा है, जो अणुसूत्र होता है, जैसे ग्लूकोज का अणुसूत्र होगा, ये तो मूलानुपाती सूत्र हो गया, और ये हो गया अणुसूत्र। ठीक है, तो जो मूलानुपाती सूत्र होता है उसके ही बराबर होगा अणुसूत्र, या इस चीज का सरल गुणक होगा तब ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास सिंपली अगर 6 का गुना करेंगे सरल चीज का, तो हमको ग्लूकोज मिल जाएगा। देखो यहाँ पास 6 का गुना करेंगे, कार्बन कितना है C1 6 से करेंगे तो C6, H के साथ देखो हाइड्रोजन में 2 × 6 12 और O में 1 × 6 6, सरल गुणक। यहाँ पर लिखा है अणुसूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणक होता है, सरल गुणक। यहाँ पास एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मूलानुपाती सूत्र पानी के लिए, मूलानुपाती सूत्र पानी का फॉर्मूला होता है H2O, और ये सरल अनुपात ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, 2:1, इससे ज्यादा सरल होगा ही नहीं। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या है H2O, और इसकी अणुसूत्र की बात करें तो ये वास्तविक संख्या दर्शाएगा, और पानी का
वास्तविक संख्या H2O ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात करते हैं H2O में मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र की, तो दोनों समान होते हैं। जैसे यहाँ पास लिखा है अणुसूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होते हैं, समान है। ठीक है, हर एक जगह यहाँ पर सरल गुणक नहीं होगा, ना ही हर एक जगह समान होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिसमें सरल गुणक मिलेगा और कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जो उसके समान ही होगा। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन पढ़ लेते हैं मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में। चलो ओके, तो अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र में संबंध क्या होता है? अणुसूत्र बराबर होता है n गुणित मूलानुपाती सूत्र, जहां n क्या चीज है? n होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। अणुभार तो सिंपल है, जो भी अणु है उसका भार दिया रहेगा, या तो इससे इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल है एक। ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में या तो अणुभार दे दिया रहेगा या वाष्प घनत्व दे दिया रहेगा। अणुभार दिया है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो वाष्प घनत्व दिया रहेगा, और अणुभार बराबर क्या होता है? 2 गुणित वाष्प घनत्व। ठीक है, ये होती है फॉर्मूला, अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व। चलो, तो अणुभार नहीं दिया रहेगा, वाष्प घनत्व दिया रहेगा, तो अणुभार निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पास लिख सकते हैं। ठीक है, और मूलानुपाती सूत्र भार क्या है हमारा? जब मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा वहां पास से हम उसका भार निकाल लेंगे। अगर ये दोनों पता हो गया, निकल गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बस n की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पास निकाल लेंगे, और मूलानुपाती सूत्र तो पहले से दिया रहेगा या निकाल लिए रहेंगे, वहां पास मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं अणुसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पास से मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध से जो संबंध बना है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी यौगिक के परमाणुओं का परसेंटेज दे दिया रहता है कि कितना है करके, उसके बाद हमको फाइंड करना होता है क्या? अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब हम वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलो ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है? एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। 3 प्रकार के कंपोजिशन दिए हैं। कौन सा है? पहला है कार्बन। कार्बन का परसेंट कितना है? 40%। दूसरा क्या दिया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 6.66%। तथा शेष ऑक्सीजन है। अब बचा हुआ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखो टोटल यहां पास जितना हुआ, टोटल कोई भी चीज की यौगिक की बात करें तो वो 100% ही रहेगा। ठीक है, कितना परसेंट रहेगा? 100% ही रहेगा, जिसमें से पहले से कार्बन और हाइड्रोजन 40 और 6.66% हो गया है। बचा क्या? 100% में जितना भी बचा होगा वो ऑक्सीजन का परसेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? यहाँ पास 100 माइनस 40 प्लस 6.66 करके सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आंसर वही होगा हमारा ऑक्सीजन का। अब 40 क्यों माइनस की इसमें? क्योंकि कार्बन ने जगह ले लिया है। 6.66 भी माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन ने जगह ले लिया है। तो दोनों को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे 100 से, जो आंसर आएगा वही होगा क्या? ऑक्सीजन का परसेंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो तो 40 प्लस 6.66 46.66, जिसको किस में माइनस करना है? 100 में माइनस करना है। तो 100 में माइनस करेंगे कितना? 46.66। तो कितना बचेगा यहाँ पास? 34 पॉइंट में 53। देखो यहाँ पास लिखते कैसे हैं? 100 को लिखेंगे, अभी माइनस नहीं होगा तो ऐसे 100 में माइनस नहीं होगा, सॉरी 100 अगर परफेक्ट लिखा रहता, ठीक है, तो यहाँ 0.66 को माइनस करने के लिए जगह है नहीं, तो यहाँ पास 1 को हम लोग लेंगे 100, यहाँ पास 1 माइनस करेंगे और उसको बोलेंगे 100, और इस 100 में 66 को घटाएंगे। ऐसा नहीं कि इस डिजिट से इसको ऐसे 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 करके घटा दें एक एक करके, डायरेक्ट देखो 100 में 66 माइनस करेंगे तो 34। ठीक है, अब 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3, 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5, 53.34।
ठीक है, चलो अब और क्या दिया है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं। शेष ऑक्सीजन है, इनका वाष्प घनत्व दिया हुआ है, वाष्प घनत्व दिया हुआ है, कितना दिया है 30। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र की बात की है, ठीक है। यौगिक का क्या निकालना है, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, इसमें ये सब चीज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, तत्व, तो तत्व कौन कौन सा दिया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर सीधा लिख लेंगे। उसके बाद दिया है द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये प्रतिशत द्रव्यमान जो निकालने हैं उसको लिख लेंगे। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान, तो जो परमाणु है जैसे कार्बन, तो कार्बन का द्रव्यमान यहाँ पास लिखेंगे, हाइड्रोजन का, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का, ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद सरलतम मोलर अनुपात, तो इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसको डिवाइड करेंगे, परसेंट में इसको डिवाइड करेंगे। चलो अभी देखते हैं एक एक करके, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सरलतम अनुपात निकालेंगे। चलो, तो सबसे पहले तत्व कौन सा दिया है, कार्बन, और कार्बन को किस साइन से दर्शाते हैं, सी से। उसके बाद कौन सा दिया है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एच से। उसके बाद दिया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को दर्शाते हैं ओ से। तो ये हमारा तत्व हो गया। अब इसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना कितना प्रतिशत दे दिया है उसको देखो। तो पहले दिया है द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन का 40%, फिर हाइड्रोजन का 6.66% और इसका 53.34%। अब उसके बाद क्या निकालना है, ये तो दिया था क्वेश्चन में इतना। अब जो हम लोग अपने से जो करेंगे वो इतना सारा करेंगे। पहला क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान पता करेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, हमारे पास 3 अलग अलग परमाणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द्रव्यमान कितना कितना होता है, कार्बन का होता है कितना, कार्बन का क्रमांक होता है 6 और उसका द्रव्यमान होता है 12। हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान भी 1 ही होता है। और ऑक्सीजन का क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान होता है इसका 16। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, सरलतम मोलर अनुपात। अभी देखो यहाँ पास 40% में 12 ग्राम इसका द्रव्यमान है। कितना ग्राम द्रव्यमान है, 12 ग्राम द्रव्यमान है। तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, देखो यहाँ पास हम लोग क्या देख रहे हैं, 12 ग्राम में 40% है, तो 1 ग्राम में कितना होगा कैसे पता चलेगा, यहाँ पास 12 का गुना इधर जाके भाग हो जाएगा। तो हर एक का 1-1 ग्राम में निकालना है। ठीक है, तो यहां पास भाग दे देंगे हर एक % को उसके द्रव्यमान से, उसी को बोलते हैं सरलतम मोलर अनुपात। तो यहां पास क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 12। यहां पास क्या आ जाएगा, 6.66 डिवाइडेड बाई 1। यहां पास क्या आ जाएगा, 53.34 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 का टेबल 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 12 तिया 36, कैरी कितना बच गया 4। नेक्स्ट डिजिट पुट करेंगे 0 और यहां पर लगा देंगे पॉइंट। 12 का फिर से 36, फिर बचेगा 4, फिर 0 लगाएंगे, तो ये जाते जाएगा 3333 जाएगा। उससे अच्छा लिख लेते हैं हम लोग 3.33। पॉइंट के बाद 2 डिजिट बस लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है। अब यहां पास इसको देखो तो 6.66 को 1 से करेंगे तो ये तो आएगा 6.66 से। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, ये 53.34 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 16 को 53 से करेंगे, कितना बार जाएगा, 3 बार। 16 तिया 48, कितना बच गया यहाँ पास, 48 में करेंगे तो 5 कैरी, 53 में 48 निकाल देंगे तो 5 बचेगा। अगला वाला देखो डिजिट निकालेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 3, तो ये लिखेंगे, उससे पहले पॉइंट आ गया तो हम लोग भी यहाँ पास पॉइंट लगाएंगे। क्लियर है। देखो यहाँ पास जो डिजिट हम लोग यहाँ पास उतारने वाले हैं, जो संख्या यहाँ पास उतारने वाले हैं, उसके पहले अगर दशमलव है तो हम लोग भी दशमलव लगाएंगे। ठीक है, चलो। अब उसके बाद 16 का पहाड़ा फिर से 53 से ज्यादा ना हो तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, फिर कितना बच जाएगा 5। अगला लास्ट संख्या है 4, कितना बार जाएगा, 16 तिया 48। हमको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, तो ये भी निकल गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो तो आगे क्या बोलते हैं, सरलतम पूर्णांक मोलर अनुपात। मतलब इसका जो अनुपात है उसको सरलतम निकालेंगे। तो यहां पास क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, सबसे छोटी वाली संख्या इसमें जो आया होगा उसको सभी से भाग दे देंगे। सबसे छोटी वाली को सभी से भाग देंगे।
एक ही संख्या से सबको भाग दे देंगे। तो इसमें छोटी कौन सी है, 3.33 यहाँ पास भी है, 3.33 यहाँ भी है, तो दोनों सेम है और छोटी भी है, ये तो बड़ी हो गई है। तो हर एक संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग दे देंगे, इसी को बोलते हैं सरलतम पूर्णांक मोलर अनुपात। ठीक है, अब ये कितना बार में जाएगा, 1 टाइम में, ये कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में, और ये कितना टाइम में जाएगा, 1 टाइम में। हमारा आ गया कार्बन का अनुपात कितना, 1, हाइड्रोजन का अनुपात 2, ऑक्सीजन का अनुपात 1। क्लियर है। तो हम यहाँ पास सीधा यहीं से मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं, टेबल बना और हमारा मूलानुपाती सूत्र आ जाता है। क्लियर है। चलो देखो तो यहाँ पास क्या करेंगे अब, ठीक है, ये टेबल एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो टेबल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कार्बन दिया था 40%, हाइड्रोजन 6.6 और ऑक्सीजन का हम लोग निकाले थे 53.34%। ठीक है, यहाँ पास वापस तत्व लिखना है, 3 टाइप के तत्व है, तीनों का नाम लिखे हैं और द्रव्यमान प्रतिशत जो दिया था उसको लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना था, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए हर एक का। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब यहाँ पास हम लोग सरलतम मोलर अनुपात निकालेंगे। सरलतम मोलर अनुपात मतलब 1 ग्राम में कितना प्रतिशत होता है हर एक का। जैसे यहाँ पास 1 ग्राम में कितना प्रतिशत है, 6.66। वही यहाँ पास देखो 12 ग्राम में कितना प्रतिशत है, 40%। तो 1 ग्राम में कितना निकलेगा उसको सरल कर लेते हैं। तो 12 को भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे 40 को। देखो 40/12 सॉल्व किए 3.33। यहाँ पास फिर से 16 ग्राम में 53.34% दिया था। तो 1 ग्राम में कितना निकलेगा, डिवाइड कर दो 53.34 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पास भी आ गया क्या, 3.33। अब उसके बाद सरलतम पूर्णांक मोलर अनुपात निकालने, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू देखेंगे इन तीनों में से। अब यहाँ पास तो 2 छोटी हैं, तो उसी को सपोज करके सभी को उसी संख्या से डिवाइड दे देंगे। छोटी वाली संख्या से सबको डिवाइड दे दो। ठीक है, तो 3.33 से इसको डिवाइड कर दिए। तो हमारा देखो एकदम सरलतम अनुपात आ गया 1, 2, 1। अब यहाँ पर जैसे ये वाला संख्या डायरेक्ट आ जाती है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, तो हम लोग प्राकृत संख्या आ जाती है तो सीधे यहाँ पास लिख सकते हैं क्या, मूलानुपाती सूत्र बराबर कार्बन का कितना आ गया अनुपात 1, तो C1, हाइड्रोजन का कितना आ गया 2, तो H2, और ऑक्सीजन का कितना आ गया 1, तो C1। हम लोग 1 को नहीं लिखते तो इसको हटा देंगे। तो हमारा मूलानुपाती सूत्र जो सरलतम अनुपात आया वो क्या आया, CH2O। ठीक है, अब यहां तक हमारा क्या आ गया, CH2O। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलानुपाती सूत्र तथा अनुसूत्र की गणना करो। मूलानुपाती सूत्र तो आ गया, ठीक है। अब अनुसूत्र के लिए फॉर्मूला होता है क्या, n गुणित मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र आ गया है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या होती है, n इक्वल टू अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। अब देखो अनुभार बराबर हमको क्या पता है, अनुभार तो नहीं दिया हुआ है, तो अनुभार बराबर पिछला जब रिलेशन पढ़ रहे थे तो वहां पास पढ़े थे हम लोग 2 गुणित वाष्प घनत्व। यहाँ पास देखो ये वाष्प घनत्व दे दिया है 30, उसमें 2 का गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा अनुभार। ठीक है, अनुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, अनुभार निकालने के लिए 2 गुना वाष्प घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पास वही चीज कर दी है। अब मूलानुपाती सूत्र भार देखो तो
मूलानुपाती सूत्र ये है, इसका भार बस निकालना है। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है सबसे पहले 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन दिया है तो गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। सॉल्व करेंगे 30 दूने 7, 2 एकम 2, ये तो 2 होने वाला है, ठीक है। 12 2 14 और 16 30, तो यहाँ पास कितना आ गया 2, n की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो अब लिख सकते हैं अणुसूत्र बराबर, अणुसूत्र बराबर क्या होता है, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। n की वैल्यू क्या दी है 2 और मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2O। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा C2H4O2, ठीक है। क्या आ जाएगा C2H4O2, ये हमारी होगी क्या अणुसूत्र। क्लियर है, फाइंड करना था अणुसूत्र, जो एक्चुअल तत्व है वो क्या होगा C2H4O2, और इसकी सरलतम अनुपात क्या था CH2O, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ऐसी सेम टाइप के क्वेश्चन 2-3 और करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बस।